सोचिए, क्या एक इंसान के विचार पूरी दुनिया को हिला सकते हैं? कार्ल मार्क्स के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, आज हम इतिहास के इसी सबसे प्रभावशाली और हाँ, विवादास्पद विचारक के विचारों की परतें खोलते हैं। उनका कहना था कि दार्शनिकों ने अब तक सिर्फ दुनिया को समझाया है अलग अलग तरीकों से, पर असली पॉइंट तो इसे बदलना है। बस ये एक लाइन उनके काम का पूरा निचोड़ है। उनका मकसद सिर्फ बातें करना या किताबें लिखना नहीं था, मकसद था एक बुनियादी बदलाव, एक क्रांति। तो आखिर कौन थे कार्ल मार्क्स? क्यों आज भी उनके नाम पर इतनी बहस होती है? उनका असली मिशन क्या था? चलिए, पर्दे के पीछे देखते हैं। मार्क्स कोई एक चीज नहीं थे। वो एक क्रांतिकारी विचारक थे, एक समाजशास्त्री, एक इतिहासकार, एक अर्थशास्त्री, सब कुछ एक में। उन्होंने जर्मन फिलॉसफी, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स और फ्रेंच सोशलिस्ट विचारों को मिलाकर एक ऐसी आग तैयार की जिसने पूरे समाज की बुनियाद पर ही सवाल उठा दिए। उनका एक ही लक्ष्य था, आधुनिक समाज के चलने का आर्थिक नियम क्या है, उसे ढूंढ निकालना। और उनके दो सबसे बड़े हथियार, उनकी किताबें। पहला, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखा गया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक छोटी सी किताब जिसने दुनिया में तूफान ला दिया। और दूसरा, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, दास कैपिटल। इन्हीं दोनों ने मिलकर उस विचारधारा की नींव रखी जिसे हम आज मार्क्सवाद कहते हैं। अच्छा, तो मार्क्स दुनिया को देखते कैसे थे, इतिहास को कैसे समझते थे? उनके पास एक खास चश्मा था, एक फ्रेमवर्क, जिसे कहते हैं द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, आसान भाषा में समझेंगे कि इससे वो बदलाव के पीछे की ताकतों को कैसे देखते थे। सोचिए कि दुनिया एक शांत तालाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक उबलती हुई नदी है जो हमेशा बह रही है, बदल रही है। और इस बदलाव की वजह क्या है? मार्क्स के मुताबिक वजह है विरोधाभास। मतलब हर सिस्टम के अंदर दो ऐसी ताकतें होती हैं जो एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और इसी टकराव से, इसी संघर्ष से विकास होता है, बदलाव आता है। और इस सोच के चार खास पहलू हैं। पहला, सब कुछ जुड़ा हुआ है। दूसरा, कुछ भी स्थिर नहीं, सब बदल रहा है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, धीरे धीरे होने वाले छोटे बदलाव एक पॉइंट पर आकर एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। और चौथा, कि हर विकास की जड़ में ये विरोधाभास या संघर्ष ही है। यही वजह थी कि मार्क्स को लगता था कि छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को बदलना है तो एक क्रांतिकारी छलांग जरूरी है। और जब इस चश्मे से समाज को देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ी चीज दिखी। उन्होंने कहा कि हर समाज की नींव, उसका आधार, उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और इसी नींव पर समाज की बाकी इमारत खड़ी होती है, उसका कानून, उसकी राजनीति, धर्म, संस्कृति, सब कुछ। इस ऊपरी इमारत को उन्होंने अधिरचना कहा, मतलब जैसी अर्थव्यवस्था वैसा समाज। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को पूंजीवाद पर लगाकर देखते हैं। मार्क्स ने जब इस सिस्टम के अंदर झांका तो उन्हें इसका असली राज, इसका अहम राज क्या नजर आया? मार्क्स के आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी विचार से होती है। किसी भी चीज की वैल्यू उसमें लगी इंसानी मेहनत से आती है। सारी आर्थिक वैल्यू का स्रोत इंसानी श्रम है। अब देखिए खेल कैसे होता है। एक मजदूर जब फैक्ट्री में काम करने जाता है तो वो अपनी श्रम शक्ति यानी काम करने की काबिलियत बेचता है। उसे तनख्वाह कितनी मिलती है? बस उतनी जिससे वो जिंदा रह सके और कल फिर काम पर आ सके। मान लीजिए दिन के 8 घंटे में से वो 4 घंटे में ही अपनी तनख्वाह के बराबर का सामान बना लेता है, लेकिन पूंजीपति उससे पूरे 8 घंटे काम करवाता है, तो बाकी के 4 घंटे का क्या? उन 4 घंटों में मजदूर जो भी वैल्यू बनाता है वो उसकी जेब में नहीं जाती। ये है अवैतनिक श्रम, बिना पैसे का काम, और यहीं से पैदा होता है अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू। तो मार्क्स के लिए सारा मुनाफा बस इसी अधिशेष मूल्य से आता है। ये किसी एक इंसान के लालच की बात नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है। उनके हिसाब से ये पूंजीवाद के डीएनए में लिखा हुआ शोषण है। और ये आर्थिक शोषण बस पैसों तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। इससे पैदा होता है संघर्ष, और इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है इंसानियत को। मार्क्स ने कहा कि आधुनिक समाज साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग, जिनके पास जमीन, फैक्ट्री, सारे साधन हैं, और दूसरी तरफ है सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग,
जिनके पास बेचने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत है। और इन दोनों के हित हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उनके लिए ये टकराव इतिहास का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने वाला इंजन है। लेकिन मार्क्स ने सिर्फ आर्थिक शोषण की बात नहीं की, उन्होंने एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या की तरफ भी इशारा किया, जिसे उन्होंने अलगाव कहा। इसका मतलब है कि मजदूर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से, अपने काम से, यहाँ तक कि खुद अपनी इंसानियत से और दूसरे मजदूरों से भी अलग थलग पड़ जाता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ ली, लेकिन इसका हल क्या था? मार्क्स ने क्या रास्ता सुझाया और आज इतने साल बाद उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं? मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद के अपने ही विरोधाभास उसे खत्म कर देंगे और एक क्रांति होगी। इसके बाद एक बदलाव का दौर आएगा, जिसे उन्होंने सर्वहारा का अधिनायकत्व कहा। अब यहां अधिनायकत्व का मतलब किसी एक तानाशाह से नहीं था, उनका मतलब था बहुमत, यानी मजदूर वर्ग का शासन। और ये सिर्फ एक पड़ाव था। असली मंजिल थी साम्यवाद, एक ऐसा समाज जहां कोई वर्ग न हो, कोई निजी संपत्ति न हो, यहां तक कि राज्य यानी सरकार की भी जरूरत न पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करे और अपनी जरूरत के हिसाब से पाए। लेकिन क्या मार्क्स हर जगह सही थे? बिल्कुल नहीं। उनकी थ्योरीज की जबरदस्त आलोचना हुई, उनकी क्रांति की कई भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुईं। पर इसके बावजूद उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स जैसे अलगाव और शोषण आज भी दुनिया भर में असमानता, श्रम अधिकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकत को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आज भी प्रासंगिक हैं। और यहीं पर हम एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से इतनी बदल चुकी है, क्या वर्ग संघर्ष अब भी समाज को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत है, या अब कोई नई ताकतें इसकी जगह ले चुकी हैं? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।